नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हलचल से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। दरअसल पिछले दिनों जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा शुरू हुआ, उसके बाद से वहां पर कई हरकतें देखने को मिल रही हैं। इसी बीच कल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर कुछ धमाके हुए और इस धमाके के बाद से वहां की स्थिति और बद से बदतर होती दिखी जा रही है। तो आज हम इसी पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। यह धमाका किसने करवाया और इस धमाके को लेकर के क्या कुछ सरगर्मियां तेज हुई हैं, इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चूंकि आज का जो विषय है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है, इसे हम जीएस के पेपर 2 में मेंस के हिसाब से रखेंगे। खबर के हिसाब से देखें तो खबर में यह है कि आईएसआईएस इन अफगानिस्तान एंड द टर्फ वार विथ तालिबान। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया है, एक आईएसआईएस और एक तालिबान, ठीक है ना। तो आईएसआईएस जो कि एक आतंकी संगठन ही है और तालिबान भी एक उग्रवादी संगठन और आतंकी संगठन के रूप में ही जाना जाता है। तो इन दोनों के बीच में गतिरोध वाली स्थिति देखी गई है और उसके बाद से वहाँ पर स्थितियाँ, अफगानिस्तान में जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ही सोचनीय हो गई हैं। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ आज की चर्चा में हम कवर करेंगे, इसे हम डायमेंशंस के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूज़ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। साथ ही हम समझेंगे कि काबुल में जो हमला हुआ है इसके क्या कुछ स्थितियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम समझेंगे इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के उदय के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि इस पूरे मामले में अमेरिका की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। साथ ही भारत और वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ गतिविधियां देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ अभी की जो परिस्थिति बन रही है अफगानिस्तान में, इस स्थिति में आगे की राह क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए एक सवाल इस पूरी चर्चा के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ में है कि अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर दोहरे बम विस्फोट हुए हैं, है ना। एक के बाद एक दोहरे बम विस्फोट वहाँ पर हुए हैं। इसके कारण से 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने इस पूरी स्थिति का जो एक उत्तरदायित्व है इसे सौंपा है आईएसकेपी, जिसे कहा जाता है इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत। आईएसकेपी का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, पी फॉर प्रोविंस। प्रोविंस को ही हिंदी में प्रांत लिखा गया है, ठीक है। तो अमेरिका ने इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी है उसको कहा है कि आईएसकेपी ने ये हमला करवाया है और इसके कारण से ये स्थिति सामने आई है। अब आगे देखते हैं कि आगे की क्या स्थितियां हैं। ये जो मैप पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ये काबुल एयरपोर्ट है और काबुल एयरपोर्ट पे ये जो लाल कलर से दिख रहा है ये दो वैसे वही स्थान है जहाँ पर कि बम विस्फोट करवाया गया है, ठीक है। तो ये वो मैप है। इसके बाद हम बात करते हैं कि काबुल में जो हमला हुआ है इसकी क्या कुछ सामने तस्वीर निकल कर आ रही है। इससे ये दिख रहा है कि इस बमबारी से 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है। आप समझ सकते हैं कि जो आम इंसान है वह खतरे की स्थिति में वहाँ पर पहुँच चुका है। पहले ही वहाँ से बड़े पैमाने पर निकासी की कार्रवाइयाँ चल रही थी। उस दौरान भी कई कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जो बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही हतप्रभ करने वाली हैं। इस बीच जो कल का ये हमला हुआ इसमें बच्चों की मौत हो गई। काबुल के गुरुद्वारे पर हमला किया गया, इसके साथ साथ महिला अस्पताल पर भी हमला किया गया, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि किसे किसे टारगेट बनाया जा रहा है। किसी ऐसा नहीं कि कोई विशेष पक्ष को टारगेट बनाया गया है, कहीं पर भी किसी को भी टारगेट बनाते हुए और इस तरीके के घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही मानवीय गरिमा के हिसाब से और मानवीय सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालय, जेल और पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं काबुल पर जिस हिसाब से इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, उस कारण काबुल में जो वर्तमान में स्थिति है वो एक तरीके से संकटग्रस्त स्थिति बहुत वो होती चली जा रही है। और इस बीच ये देखना होगा कि सरकार के लेवल पर भारत सरकार क्या चिंता व्यक्त कर रही है उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे और ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ स्थितियां हो रही हैं उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन
उससे पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि ISKP, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की कि ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, P फॉर प्रोविंस, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये है क्या, ये किस हिसाब से कार्य कर रहा है, कब से ये पनपा है। तो यदि हम इसके पनपने की बात करें तो चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो है पाकिस्तान में 2014 में इसकी जो है शुरुआत देखी जाती है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि ISIS का नाम आपने सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो उसी से जुड़ा हुआ ये है और ISKP के रूप में इसे जाना जाता है। एक पार्टिकुलर रीजन है खुरासान रीजन, उसके बारे में हम आपको मैप के थ्रू बताएंगे। तो उस रीजन में इनका जो है एक अधिकार है, इनका जो है प्रभाव बहुत अधिक है, इसलिए ISKP के रूप में इन्हें जाना जाता है। IS के हिसाब से यदि हम बात करें तो भारतीय इंटेलिजेंस जो है ISKP को ये कहता है कि पाकिस्तान जो है इसके पनपाने में, इसको ओरिजिनेट करने में, इसको डेवलप करने में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस्लामी अमीरात का निर्माण करना और उसके हिसाब से कार्य करना, उसके हिसाब से शासन चलाना। अब यदि हम और आगे देखें तो अलकायदा और तालिबान के प्रतिद्वंदी के रूप में ये सामने आते हुए दिख रहे हैं। ISKP के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इनका जो गुट है, ये अलकायदा और जो तालिबान है इनका प्रतिद्वंदी के रूप में ये नज़र आ रहा है। अभी जबकि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा करना शुरू किया है तो ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के अगेंस्ट में ISKP की ये जो है वारदात की गई है और उसने क्या किया है कि तालिबान को वहाँ पर स्वीकार नहीं किया है ISKP ने। लेकिन एक अलग धारा ये भी कह रहा है कि ये जो है सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ISKP का तालिबान से कोई टसल चल रहा है, जबकि ISKP और तालिबान और अलकायदा ये सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनका केवल आपस में एक दावे को लेकर के, दावेदारी को लेकर करके कभी मुठभेड़ होता है तो उसे अलग ही रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है। कभी कोई कह रहा है कि ISKP इनके अगेंस्ट में है, कभी कोई कह रहा है कि ISKP और ये एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है ये बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नहीं नज़र आ रही है। ये एक तरीके से ग्रे पोजीशन, ग्रे सिचुएशन दिख रहा है। आगे हम बात करें तो संसाधनों और क्षेत्र के लिए यहाँ पर संघर्ष की स्थितियाँ सामने आ रही हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया भी कि संघर्ष जो है कि हम इस संसाधन पर हम कब्जा कर लें, तालिबान चाहता है कि हम कब्जा कर लें, इस रीजन में हम कब्जा कर लें, इस रीजन में हम कब्जा कर लें। तो आप इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे कहीं होता है ना कि किसी पार्टिकुलर रीजन में दो गैंग हैं और दो गैंग जो है अपने अपने क्षेत्र पर प्रभाव जमाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। तो ये उसी तरीके से यदि हम कहें तो आतंकी कॉन्टेक्स्ट में, आतंकवादी गुट के लेवल पे तालिबान, अलकायदा और जो ISKP है, IS है, ये सब भी अभी कुछ इस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं। और अब फिलहाल में अफ़गानिस्तान में जो है ISKP और तालिबान के बीच एक टसल की स्थिति देखी जा रही है। आगे हम बात करें तो 2016 में जो है इनका जो लेवल था, इनका जो एक प्रभुत्व था, प्रभाव था, वो बहुत अधिक बढ़ गया था और कई हाई प्रोफाइल हमलों की जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ली है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये ISKP का एक इमेज है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, खुरासान क्षेत्र है, जो मैंने अभी बताया भी कि एक पार्टिकुलर रीजन है, उस पार्टिकुलर रीजन को खुरासान के रूप में जाना जाता है। और चूंकि इस पार्टिकुलर रीजन में IS का जो है एक प्रभाव है, इस कारण से इसे ISKP के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों क्षेत्र, तीनों जो देश हैं, इन तीनों देशों के बीच का जो ये पार्टिकुलर रीजन है, इस रीजन को खुरासान के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इराक है, सीरिया है। तो यहाँ पर मेनली IS का ऑपरेशन चलता था, लेकिन बाद में जो है इनका एक प्रभाव यहाँ पर भी देखा गया है और ये ISKP के रूप में ये वहाँ पर सामने आने लगे। तो ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, यदि IS के अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस की बात करें तो ये जो पिंक से कुछ शेडेड दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये
ये सब कुछ पार्टिकुलर रीजन्स थे जहाँ पर आईएस का प्रभाव देखा जा रहा था। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि इस पूरी स्थिति में अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के वहाँ से वापस लौटने पर ही, अफ़गानिस्तान से अमेरिका की जो सेना है, नाटो की जो सेना है, अमेरिका के नेतृत्व में अफ़गानिस्तान से वापस लौट रही है। तो इसके बाद की स्थिति जो है वहाँ पर बहुत ही बदतर होती चली गई है। और ऐसी स्थिति में जबकि वहाँ पर कल इस तरीके से बम विस्फोट हुआ वहाँ काबुल एयरपोर्ट पे, तो अब अमेरिका ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है ये जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि अमेरिका का ये कहना है कि अन्य जो संभावित हमले हो सकते हैं काबुल पर या अफ़गानिस्तान के किसी और क्षेत्र में, वहाँ पर उसकी नज़र है। अमेरिका जो है ये इस चीज़ को अटेंटिव वे में देखना चाह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर हम जो सोच रहे थे, हम जो चाह रहे थे उससे अलग स्थितियाँ नज़र आएँ। अमेरिका के तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि हम वहाँ पर अटेंटिव होकर करके मॉनिटर कर रहे हैं, हम चीज़ों को वॉच एंड वेट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो बाइडेन प्रशासन के हिसाब से, जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पेंटागन को, जो अमेरिका के सुरक्षा एजेंसी का बहुत बड़ा एक ऑफिशियल प्लेस है, तो उसने आईएसकेपी पर हमले की कार्रवाई का आदेश दे दिया है। जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में ही कहा कि अमेरिका ने इस हमले का जो उत्तरदायित्व है आईएसकेपी पर मढ़ा है, और आईएसकेपी पर हमले की बात भी अमेरिका ने कह दी है। अब देखिए आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब यदि हम अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस्लामिक स्टेट द्वारा रॉकेट या कार बम हमले की संभावना भी जताई गई है ना। जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस बात का एक अंदेशा दिया है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके के हमले भी सामने आए। तो इस स्थिति को लेकर के चौकन्ना होने की ज़रूरत है और इस हिसाब से कार्य करना होगा ताकि ऐसी स्थिति न पनपे। आगे देखते हैं कि इस पूरी स्थिति में भारत और ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ स्थितियां सामने आ रही हैं। यदि हम भारत के स्तर पर बात करें तो भारत में जो है पाक समर्थित सीमा पार आतंकवाद की जो स्थिति है वो फिर से बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है कि अभी कुछ दिनों से भारत में आतंकवाद जो है उस बड़े पैमाने पर नहीं पहुंचा है जैसे कि पहले कुछ सालों में रहा था, लेकिन अभी की जो स्थितियां दिख रही हैं, चूँकि पाकिस्तान का एक सह माना जा रहा है कि पाकिस्तान जो है तालिबान को समर्थन दे रहा है, और फिर अभी आईएसकेपी की स्थिति सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं ऐसा न हो कि इसका असर भारत पर फिर से दिखना शुरू हो जाए और भारत फिर से आतंकवाद की चपेट में आने लगे। तो इस हिसाब से भारत को थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में जो तालिबान अलकायदा का गठजोड़ है उस पर यूएन की रिपोर्ट भी आई है। यूएन ने ये कहा है कि तालिबान अलकायदा का जो गठजोड़ है ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति है इस पार्टिकुलर रीजन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो वैसी स्थिति में जो भी भारत के नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम कैसे हम सुरक्षा अपनी सुनिश्चित करें। आंतरिक सुरक्षा के लेवल पर भी भारत को बहुत अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है इसके माध्यम से। एक बात ये भी है कि शरणार्थी संकट की स्थिति भी सामने देखी जा रही है। जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों अफ़गानिस्तान से जिस दर से, जिस रेट से विभिन्न देशों के लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भारत आ रहे हैं, कहीं और अपने अपने देश में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में शरणार्थी संकट की स्थिति सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान में जो भी लोग हैं वहाँ पर, चाहे वो अफ़गानिस्तान के ही नागरिक क्यों न हो या फिर किसी और देश के नागरिक अफ़गानिस्तान में ही क्यों न हो, सभी चाह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान से किसी भी तरह से बाहर निकलें। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हर तरीके से कुछ न कुछ हलचल दिख रही है जो कि हिंसा को प्रेरित करती हुई दिख रही है। तो ऐसे में वहाँ जो भी आम नागरिक हैं वो चाह रहे हैं कि हम जल्दी से वहाँ से निकलें, और ऐसे में शरणार्थी संकट की जो एक समस्या है वो सामने आ रही है। इस पर भी वैश्विक लेवल पर ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं कि इन गुटों द्वारा भारत में अपने संपर्क बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कौन से गुट? तो जो ये अलकायदा और तालिबान का जो एक गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है, यूएन रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, और साथ साथ जो आईएसकेपी
की जो स्थितियाँ वहाँ पर अभी निकल कर सामने आ रही हैं, ऐसी स्थिति में जो ये गुट हैं, ये गुटों का जो गठबंधन है, इनका प्रभाव बड़े पैमाने पर निकल कर सामने आ सकता है। आगे हम देखें तो भारत का जो अफ़गानिस्तान में भारी निवेश है, कई सालों से भारत ने अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम किया है, वहाँ पर शहतूत बांध बनाया है, वहाँ पर संसद के निर्माण में अपना योगदान दिया है, व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम किया है ना? तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट, साथ ही विश्वास का इन्वेस्टमेंट। विश्वास भी अफ़गानिस्तान पर भारत ने जताया है कि भाई हम आपके साथ में हैं और हम आपके विकास में, लोकतंत्र के विकास में हम हमेशा सहयोगी भूमिका निभाएंगे। ऐसी स्थिति में जबकि अफ़गानिस्तान में अब स्थिति पूरी तरीके से पलट चुकी है, तो भारत को इस स्थिति में ध्यान रखना होगा कि हम कैसे कार्य करें और ये जो अभी आतंकी स्थितियां वहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं, इससे हम कैसे निपटें, है ना? तो ऐसे में भारतीय प्रतिनिधित्वकर्ताओं को सोच विचार कर ही कदम आगे बढ़ाना बेहतर होगा। आगे हम बात करें तो इस्लामी स्टेट जैसे संगठन से मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, है ना, साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा की चुनौती सामने आ रही है। तो एक तरफ जहाँ सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे, वो लगभग माना जा सकता है कि ऐसी आतंकी गतिविधियों से वो बचे हुए थे, लेकिन अभी जबकि ISKP के तौर पर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में ISKP का प्रभुत्व पहले से भी था और अभी जो वो बहुत तेज़ी से अग्रसर होता हुआ दिख रहा है तालिबान के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि वो सेंट्रल एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और साथ ही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो रीजन है, इस क्षेत्र में भी वो अपना प्रभुत्व बनाने और उसका प्रभुत्व कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। इन स्थितियों में ये विचार करना होगा कि भारत और ग्लोबल पोजीशन के हिसाब से ये जो स्थिति है वो बहुत ही चिंतनीय है। आगे हम बात करें तो इस पूरी चर्चा में आप समझ सकते हैं कि कैसे आतंकी संगठन, आतंकवादी गुट अमेरिका और भारत के साथ साथ विश्व के तमाम संगठनों के लिए, तमाम शांति प्रिय देशों के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। इस पूरी स्थिति में यदि देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक शह देने वाले देश के रूप में सामने आ रहा है और ऐसी स्थिति में ये विचार करना होगा कि हम क्या करें। हम यानी केवल भारत के लेवल पर ही नहीं बल्कि अमेरिका के लेवल पर और फिर ग्लोबल लेवल पर भी कार्य करने की आवश्यकता है ताकि इन स्थितियों को समाप्त करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये स्थितियाँ न केवल ग्लोबल वे में चैलेंज पेश कर रही हैं बल्कि एक आम इंसान के लिए भी ये चुनौती पेश कर रही हैं। तो आगे की राह के हिसाब से यदि बात करें तो सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर देने की आवश्यकता है। भारत के हिसाब से यदि हम देखें तो हवाई सीमा, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, इन तीनों सेक्टर्स में बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को आराम से और अच्छे तरीके से उसका मुकाबला किया जा सके, उसका जो है एक अवरोध क्रिएट किया जा सके। आगे इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में जानकारी साझा करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि भारत में कई इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम कर रहे हैं। IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, और साथ ही स्टेट पुलिस से भी जुड़े हुए कई सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुफिया तंत्र हैं। इनको आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी कोई भी घटना होती है, छोटी सी लेकर बड़ी कोई भी ऐसी घटना होती है जो कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वो महत्वपूर्ण हो सकती है ऐसी घटना, तो उस पर नकेल कसना होगा। और साथ ही ये भी ध्यान में रखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है इस पूरे मामले में ये स्पष्ट करनी होगी। अभी UN जो है इस पूरे स्थिति पर अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है। इसकी आलोचना भी की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपने लेवल पर हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का जो पीस कीपिंग मिशन है उसे भेजा जाना चाहिए, उसके हिसाब से संयुक्त राष्ट्र को कार्य करना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र को अपनी भूमिका स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
हालांकि एक ये भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि संयुक्त राष्ट्र केवल एक संगठन है, वो विभिन्न देशों का संगठन है। वो खुद ही अपने से कुछ नहीं कर सकता है। वो उसमें जो भी देश शामिल हैं, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो देश हैं, रूस है, ये सभी P5 के रूप में हैं। तो P5 कंट्रीज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मेन जो पावर हैं P5 हैं। तो वो जो भी कार्य करेंगे उसके हिसाब से ही संयुक्त राष्ट्र जेनरली कार्य करता है। तो अभी यदि देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के इन्हीं 5 में P5 कंट्रीज में ही आपस में एक टसल वाली स्थिति बनी हुई है। इस कारण से भी ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है इस स्थिति में, अफगानिस्तान वाले मामले में बहुत अधिक खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि संयुक्त राष्ट्र को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है और इसे माना जाता है कि ये किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय घटना में इसकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में P5 ही नहीं बल्कि और भी 190 प्लस कंट्रीज़ हैं। तो इस हिसाब से ये ध्यान में रखना होगा कि अफ़गानिस्तान की इशू पर संयुक्त राष्ट्र एक ओपन वे में स्टेज पर आए और वो अपना जो भी मत है वो रखे कि यहाँ पर कैसे कार्य किया जाना चाहिए। इसके हिसाब से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। आज के इस डिस्कशन के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल पर हम एक नज़र देख लेते हैं। अफगानिस्तान में हुए हालिया हमलों के संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करना है। सवाल बहुत ही सीधा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना होगा, और अभी की स्थिति में जो आतंकी संगठन के तौर पर ISKP, तालिबान, अलकायदा और उनका पाकिस्तान को शह की जो स्थितियां देखी जा रही हैं, वैसे में भारत के साथ साथ भारत से जुड़े हुए अन्य जो भी देश हैं, इनमें सुरक्षा चुनौतियों को लेकर क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए, इस पर आपको एक अच्छा सा उत्तर फ्रेम करना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।